हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज बेटा हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा चैप्टर जिस चैप्टर में जो है अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, हम पूरा 100% एनसीईआरटी पर बात करेंगे। हम लेफ्ट और राइट ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएंगे हम के। तो एनसीईआरटी में ही काफी कुछ दे रखा है चैप्टर के अंदर, तो हमें थोड़ा ध्यान से समझते उसको बेटा पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो चलिए, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हम फिजियोलॉजी के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद एक ही चैप्टर बचा रहेगा, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लेक्चर नंबर 1 में हम आज क्या देखेंगे, हम नर्वस सिस्टम का बेसिक फंडा क्लियर करेंगे हम, और ब्रेन को देखेंगे हम। सेकंड लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे बेटा, ठीक है ना। मैं क्लियर कर दूं आपसे कि रेगुलर बैच में हम इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यहां पर उतना डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। तो कारण उसके पीछे हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमको एनसीईआरटी पर ही बेसिकली फोकस करना है, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो हम सभी लोग बेटा अच्छे से जानते हैं कि the function of the organs and organ system in our body must be coordinated to maintain the homeostasis। के homeostasis का मतलब है कि शरीर अपनी एक सम स्थिति को बनाए रखता है। मतलब ये homeostasis का कॉन्सेप्ट हमने जो है लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी देखा था, हमने कई जगह इसके ऊपर बात किया हुआ है कि हमारी सेल जो है वो अपने केमिकल कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने की कोशिश करती है, अपनी यथास्थिति को, कि जिस प्रकार से वो उनको जो है वो फंक्शनलिटी के लिए अपने आप को मेंटेन करना होता है, उस स्टेट को बनाए रखने की वो कोशिश करती है, ठीक है। तो मतलब समान स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही जो है वो कई ऑर्गन है बॉडी में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे टिश्यू हो सकते हैं, कई सारे ऑर्गन हो सकते हैं। तो ये ऑर्गन टिश्यू आपस में बेहतर प्रकार से कोऑर्डिनेट करें और एक इस प्रकार से एक यूनिट के रूप में, बॉडी एक यूनिट के रूप में काम करे, ठीक है। The coordination is the process through which two or more organ interact and complement the function of one another के। फॉर एग्जाम्पल, जब देखो, अब सिंपल सी बात है, वो कहते हैं जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं कि जब हम जो है दौड़ते हैं, भागते हैं, या कोई भी हम वर्कआउट करते हैं, जंपिंग जैक्स करते हैं, तो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, क्योंकि हम मस्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं कि उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमको एरोबिक रेस्पिरेशन भी करना है, एरोबिक रेस्पिरेशन करना है हमको। तो मतलब हमारी बॉडी में जो है वो क्या हो गया, हमारी बॉडी में एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। और एनर्जी डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो बढ़ चुकी होती है। अब इस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, आप जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, आपका हार्ट तेजी से वो फास्ट बीट करने लगता है आपका, ठीक है ना। और जो है इस प्रकार से ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बढ़ जाता ताकि आपकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो पूरी हो सके। जैसे ही आप एक्सरसाइज करना बंद करते हैं, थोड़े समय के बाद हार्ट बीट नॉर्मल होने लगता है और आपका रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मल होने लगता है। तो जब आप दौड़ रहे थे, दौड़ते समय यदि आपका ये सिस्टम प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में काम ना करता, तो शायद आप दौड़ भी ना पाते, गिर जाता व्यक्ति, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती बॉडी को प्रॉपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी, सभी ऑर्गन के फंक्शन जो आपस में जो है वो वेल कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। अब ये सभी कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कि ये सभी कोऑर्डिनेशन, सभी इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन जो है वो कैसे होता है, इट इज बाय द नर्वस सिस्टम के। याद रखिए, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं बेटा। तो वो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म के रिस्पॉन्स कहां से मिलते हैं हमको, वो नर्वस सिस्टम से मिलते हैं, तंत्रिका तंत्र से मिलते हैं। हमें लॉन्ग सस्टेनिंग रिस्पॉन्स चाहिए, हमको लंबे समय तक कोई चीज का रिस्पॉन्स चाहिए हमको, तो उसके लिए फिर हम जो है वो हार्मोनल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, हार्मोन भी केमिकल जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, मतलब हार्मोन्स की बात कर रहे हैं हम, तो हार्मोन भी जो है वो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में भाग लेते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट लंबा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। यदि मुझे अपने हैंड को मूव करना है तो मेरे नर्वस सिस्टम को काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं हार्मोन निकालूंगा, हार्मोन पहुंचेगा, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, उसके बाद वो काम करेगा, टाइम लग जाएगा उसमें ना, ठीक है। लेकिन नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, फट से काम हो गया आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, सिंक्रोनाइज वे में ये काम करते हैं, क्लियर, ठीक है। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पे काम करता है, क्विक कोऑर्डिनेशन करता है, तेजी से कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोन्स के थ्रू काम करता है, तो कंपैरेटिवली स्लोअर काम होता है उठ के। परंतु आपको पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से क्लोजली कनेक्टेड होता है, ठीक है।
आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, तो भी आपके हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकते हैं, क्योंकि कारण यह है कि आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से में पहुंचते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस का कनेक्शन जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। के हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमिक थैलेमस जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोलिंग बॉडी के समान काम कर रहा है, तो मतलब ब्रेन का हिस्सा है वो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का है, मतलब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको हम, कि दोनों मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं बेटा। क्लियर? ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम की, और ये बड़ा अमेजिंग है। यानी आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि हम बहुत, आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि हम जो है अपने ब्रेन के बारे में जो है काफी कम जानते हैं। मतलब अभी जानने को बहुत कुछ है जिसको हम जो है वो अभी हमको जानना बाकी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। कि हमारे अभी देखो, ऐसा आप क्लियर कर दो आपको, आपके दिमाग में आता होगा कि यदि आप न्यूरो सर्जन बन जाएंगे, न्यूरो फिजिशियन बन जाएंगे तो बहुत कुछ आपको मालूम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, आज भी ब्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमको नहीं है, और आने वाले समय में हम जो है और चीजों को हम जो है वो समझ पाएंगे शायद से। ठीक है, चलिए ये हम देख रहे हैं बेटा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमें पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम कैसा होता है बेटा। उसको हम कहते हैं कि एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। चलिए उसको भी देखते हैं बैठ के। देखो, the neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons। के देखो बेटा, किडनी की सेल्स होती है नेफ्रॉन, लीवर की सेल होती है हिपेटोसाइट, ठीक है ना। ब्रेन की सेल्स होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती है विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को जो है पहचान सकती है, उसे रिसीव कर सकती है और आगे ट्रांसमिट भी कर सकती है। The neural organization is very simple in lower invertebrate। लोअर इनवर्टिब्रेट में जो है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एकदम सिंपल है। पहली बार न्यूरल, हमेशा बोलते हैं बेटा कि पहली बार जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप हुआ वो सिलेंट्रेटा में डेवलप हुआ, वो सिलेंट्रेटा के अंदर डेवलप हुआ वो, ठीक है ना। सबसे नर्व सेल सबसे पहले कहां ओरिजिनेट हुए, वो सिलेंट्रेटा में ओरिजिनेट हुए, क्योंकि सिलेंट्रेटा जो है वो पहले ऐसे एनिमल थे इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हुआ था। लिखा है ना हाइड्रा, उसी का मेंबर हाइड्रा। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के नेटवर्क से बना होता है, इसमें न्यूरॉन्स का नेटवर्क हमको देखने मिलता है, ठीक है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट वेयर द ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू के। यदि हम न्यूरल सिस्टम की बात करें बेटा के, तो न्यूरल सिस्टम जो होता है वो इंसेक्ट्स में काफी डेवलप होता है। देखो बेटा, गैंग्लिया का मतलब एक वर्ड आएगा बार बार यहां पर एक वर्ड आएगा, वो वर्ड है गैंग्लियन के। गैंग्लिया या गैंग्लियन के। गैंग्लिया मतलब होता है बेटा इट्स ए ग्रुप ऑफ नर्व्स के, तंत्रिकाओं का इट्स ए ग्रुप ऑफ फ्यूजन। नर्व जो होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं और वहां से वो एक प्रकार से गैंग्लिया प्रिमिटिव ब्रेन के समान काम करते हैं, इनिशियल ब्रेन के समान ये काम करते थे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हम कहते हैं बेटा यहाँ पे कि इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली बेटर था। इनमें जो है वो ब्रेन प्रेजेंट था, जिसमें कई सारे जो है वो इनमें कई सारे गैंग्लियन भी प्रेजेंट थे, इसमें कई सारे गैंग्लियंस भी प्रेजेंट थे। फिर वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम और अधिक डेवलप है। वर्टिब्रेट हैड मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट्स में न्यूरल सिस्टम और अधिक डेवलप था बेटा के। चलिए हमको जो फोकस करना है जो है वो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। देखो, मनुष्य के अंदर यदि हम नर्वस सिस्टम की बात करें, न्यूरल सिस्टम की बात करें, तो उसको हम जो है दो भागों में, दो पार्ट में उसको हम जो है वो डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसमें क्या शामिल है बेटा, इसमें शामिल होता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। बाकी सभी हिस्सा जितने भी नर्व निकली हुए हैं, जो नर्व आपकी मसल्स तक पहुंच रही होती हैं, जिन नर्व का पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है ना। ये वैसी वाली बातें से लोकोमोशन मूवमेंट में कहा था मैंने आपसे, एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल। तो यहां पर बोल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन
एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और ये हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो बेटा, देखो किसकी बात करें, इसमें से आप स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दीजिए, आप स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दीजिए, इसको हमने एक्सक्लूड किया। ये पूरा जो दिखाई पड़ रहा है बाकी ये सब किस में आता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। देखिए द सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है बेटा, ठीक है। ये वो जगह होते हैं, समझ लीजिए आपके कंप्यूटर में सीपीयू नहीं होता, आपके कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में, जहां पे पूरा काम प्रोसेसिंग चल रहा होता है। तो जैसे हमारे कंप्यूटर्स में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना, वैसे ब्रेन में, जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन है ना, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या चीज को जो सेंस करना है, उसका मतलब क्या है, वो पूरा इंटरप्रिटेशन ब्रेन के अंदर हो जाता है, और कैसे रिएक्ट करना है वो काम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। तो ये इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं के। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं, इसमें सभी नर्व शामिल होते हैं बॉडी के, जो जिनका संबंध सीएनएस होता है। यानी ब्रेन से जो नर्व निकलेगा वो पीएनएस का हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेगा वो पीएनएस का हिस्सा है, ब्रेन की तरफ जो नर्व आएंगे पीएनएस का हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो नर्व आएंगे पीएनएस का हिस्सा है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व निकलती हैं या उसकी तरफ आती हैं वो सब पीएनएस का हिस्सा होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये कि देखो बेटा, इसका मतलब ये दो प्रकार की नर्व हो गई बेटा। मैंने कहा ना कि जो नर्व आती हैं और जो जाती हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की यदि हम बात करें वो सीएनएस हो गया है। तो ब्रेन से जो नर्व निकली या ब्रेन को जो आई पीएनएस का भाग है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकली जो स्पाइनल कॉर्ड तक आई पीएनएस है। मतलब दो प्रकार की नर्व है, एक तो सूचनाओं को लेकर आने वाली, जो सूचनाओं को लेकर आएंगी बेटा वो क्या करेंगी, वो इंफॉर्मेशन देंगी ब्रेन को, और जो ब्रेन फिर डिसाइड करेगा कि करना क्या है, तो वो नर्व होंगी जो सूचनाओं को मसल तक, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएंगी कि भाई तुम्हें काम करना है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि बेटा आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो तरह के सिक्के जो है वो वायर बिछे हुए हैं, दो तरह की वायरिंग है। एक वायरिंग वो है जो इंफॉर्मेशन को लेकर आ रही है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक के, एक वो है जो लेकर बाहर जा रही है के। जो लेकर आ रही है तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि जो आता है, ठीक है, हमने क्या बोला, हमने कहा कि जो आ रहा है, ठीक है, हमने कहा आता है, ठीक है, एफरेंट, ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा, हमने बिल्कुल यहां पे हिंदी वर्ड लिया, हमने कहा एफरेंट फाइबर जो आता है, कि इसका मतलब ये सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व के सेंस कर रहे हैं, ये लेकर आ रही है इंफॉर्मेशन के, ये एफरेंट नर्व है। और इफरेंट, ठीक है, एग्जिट, ऐसे याद रखो, यहां पे इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे एग्जिट के, इफरेंट एग्जिट के, एग्जिट हो जाता है के, मतलब जो ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आता है के, ऐसे याद कर लिया। हमने कहा एफरेंट आता है, ई एग्जिट हो जाता है बाहर के, तो ये जो बाहर निकला वो एग्जिट। ये क्या है, ये मोटर नर्व, ये मोटर नर्व है जो बाहर निकली, ये मोटर नर्व होती है के। मोटर नर्व या एफरेंट फाइबर की बात करें, एफरेंट फाइबर क्या हो गया बेटा, सेंसरी नर्व हो गए, और इफरेंट फाइबर मोटर नर्व हो गए यहां पे, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यूज ऑर्गन टू द सीनस के, ये इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं, क्या। द इफरेंट फाइबर ये रेगुलेटरी इंपल्सेस को जो है वो सीएनएस से कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन तक लेकर जाते हैं, के। तो मतलब जो सूचनाओं को लेके आया, तो सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को लेकर जो आया वो हो गया एफरेंट फाइबर के, सूचनाओं को लेकर बाहर गया, एंड द नर्व फाइबर विच टेक द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, एफरेंट, द नर्व फाइबर विच डिलीवर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन, इफरेंट फाइबर। वे नर्व फाइबर सूचनाओं को जो बाहर दे रहे हैं इफरेंट फाइबर, जो लेकर आ रहे हैं वो एफरेंट फाइबर, ठीक है, ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए हम देखें तो वहां पर उसके दो डिवीजन होते हैं बेटा, एक होता है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एक तो वो है जो आपके कंट्रोल में है, के जो आपने कहा कि हाथ को उठाना है, पैर को हिलाना है, के डांस करना है, तो ये क्या हो गया, ये सोमेटिक न्यूरल सिस्टम इसके बोलता है हाँ बेटी हम करा देंगे काम के, यानी आपकी इच्छा पर काम हो जाएगा। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, क्या आपने सोचा कि हम जो है वो थोड़ी देर इंटेस्टाइन को बोले कि रुक जाओ, इंटेस्टाइन बंद कर दें हम,
नहीं कर सकते। थोड़ी देर लंग्स को बोले भाई रेस्पिरेशन बोले कि तुम बंद कर दो, एक आध मिनट तो आप कंट्रोल कर लोगे, सांस रोक लोगे आप, उसके बाद नहीं कर पाओगे। ये ऑटोमेटिक है, सब कुछ अपने आप हो रहा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो इसका मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम दोनों के दो डिवीजन होते हैं, किसके? पीएनएस के। देखो बेटा, आप नर्वस सिस्टम का एक चार्ट दिमाग में रखेंगे, उनके एक चार्ट बेटा हमें दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना? एक चार्ट नर्वस सिस्टम का दिमाग के अंदर रहना चाहिए। फटाफट बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा इसको के। नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। सीएनएस में क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पीएनएस में क्या है बेटा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर शामिल होता है। क्लियर? ठीक है। फिर सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ऐसी इंपल्सेस होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है और स्केलेटल मसल तक पहुंचती हैं, इसलिए आप अपनी मर्जी से इससे काम करवा सकते हैं, ठीक है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इंपल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है पर इनवॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ मसल तक पहुंचती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है इनके। अब ये सूचना है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से की सूचनाएं होती हैं वो भी दो हिस्सों में बटी होती है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जैसे पढ़ा था हमने कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पढ़ा था हमने कि जब हम कुछ खाना खाते हैं तो जो हमारे जूसेस हैं, जिनके इंटेस्टाइनल जूसेस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है उन सिक्रेशंस को बढ़ा देती है, याद है ना? तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो अलग अलग हिस्सों में एक प्रकार से फीडबैक के समान काम करते हैं। कब क्या डिसाइड करना है ये ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली इसका वो डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम एक वर्ड यूज करते हैं विसरल नर्वस सिस्टम वर्ड यूज करते हैं, यानी हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की उन सभी नर्व की बात कर रहे हैं जिनकी सप्लाई जो है वो विसरल ऑर्गन तक होती है। मतलब जो नर्व लिवर तक गई हुई है, जो नर्व जो है वो आपके पैंक्रियास तक गई हुई है, जो नर्व स्टमक तक गई हुई है, जो नर्व इंटेस्टाइन तक गई हुई है, मतलब बॉडी में जो भी विसरल ऑर्गन तक जो नर्व पहुंची हुई है उनके पूरे नेटवर्क को हम जो है उसमें क्या हो गया? उसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सबको शामिल करके हमने, लेकिन बात इतनी सी है कि ये दिस इज नॉट कनेक्टेड विद द स्केलेटल मसल के, ये हमारी मर्जी पर नहीं चलेगा के। तो ये हो गया विसरल नर्वस सिस्टम हो गया, जो पेरिफेरल नर्व का वो हिस्सा होता है जिसमें कि नर्व, फाइबर, गैंग्लियन, प्लेक्सस जो होते हैं वे सीएनएस से विसरल ऑर्गन तक पहुंचते हैं और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। चलिए अब न्यूरॉन क्या है? तो मैंने कहा कि न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम में वे सेल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपल्स के जनरेशन से लेकर उसको ट्रांसमिट करने तक, वो होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है ना। यदि आप एक न्यूरॉन को गौर से देखिए बेटा तो देखो बेटा बड़ा जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए अब यहां पर यदि हम बात करें बेटा तो यहां पर यदि हम जो है जब हम बात करते हैं बेटा न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो इसमें क्या दिखाई पड़ा? इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है एक हमें दिखाई पड़ रहा है क्या? एक हमें दिखाई पड़ रहा है इसमें बड़ा सा हमको जो है वो ऊपर जो है एक बड़ा सा सेल दिखाई पड़ रहा है और एक लंबा सा फाइबर दिखाई पड़ के। ये जो होता है ये होता है साइटोन, ये होता है साइटोन और ये होता है एक्सॉन, ठीक है। जो एक न्यूरॉन के अंदर जो भी कुछ प्रोसेसिंग है मैक्सिमम के एंड मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल हुआ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर का कंट्रोल हुआ, मतलब जो ओवरऑल जो यानी एक न्यूरॉन के अंदर भी कोई कंट्रोलिंग चीज है, इकाई है, तो वो है उसका साइटोन, ठीक है। अब साइटोन क्या करता है? ये देख सुधान बात सुना मिनट के, हम इसको बिल्कुल जो इमेज को देखकर समझ रहे हैं कि न्यूरॉन कैसे काम करता है। साइटोन जो होता है ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड देन डिसाइड कि करना क्या है। हमारे ब्रेन में कई सारे छोटे छोटे ब्रेन है, हर न्यूरॉन का अपना एक तरीका है काम करने का, ठीक है ना। अब सुनिए क्या किया इसने? सूचनाएं ली। अब सूचनाएं साइटोन तक लेकर कौन आया? डेंड्रॉइड।
डेंड्रॉइड जो होते हैं ये वो हिस्से निकले हुए हैं, ये वो उभार निकले हुए हैं जो इंफॉर्मेशन को साइटोन तक लेकर आते हैं। कि साइटोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो जो जो, जो आपका साइटोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसमें आपको विशेष तरह के कण देखने मिलते हैं जिन्हें नीसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। अब ये नीसल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि कारण ये कि जब ये सेल डिफरेंशिएट होकर न्यूरॉन बनी होगी ना, तो कई सारे ईआर जो है रप्चर हो गए होंगे, तो वो रप्चर नीसल ग्रेन्यूल के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। कहां? साइटोन में। ये नीसल ग्रेन्यूल जो है वो एक्सॉन में नहीं होते हैं, वो केवल साइटोन में होते हैं। ठीक है। अब नीसल ग्रेन्यूल के में रफ ईआर के टुकड़े राइबोसोम जुड़े होंगे उसके अंदर, ठीक है ना। और नर्व सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकती आगे, एक बार मैच्योर होने के बाद वो डिवाइड नहीं करती, क्योंकि नर्व सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसलिए नर्व सेल का रिपेयरिंग जो है वो बड़ा मुश्किल आता है, एक न्यूरॉन का रिपेयरिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। तो नीसल ग्रेन्यूल दिखाई पड़ रहे हैं, सेल बॉडी दिखाई पड़ रही है, आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो साइटोन है उससे एक लंबा हिस्सा निकला है, उसको एक्सॉन कह रहे हैं। एक्सॉन वो है कि साइटोन ने जो डिसाइड किया है कि आगे करना क्या है, तो वो करंट, वो इंफॉर्मेशन को लेके आता है एक्सॉन। अब एक्सॉन एक लंबे वायरिंग के समान है, एक लंबे तार के समान है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एक्सॉन में चारों तरफ कुछ सेल होती है, कि जो सेल जो होती है हम कहते हैं कि ये वो सेल होती है जो एक्सॉन को चारों ओर से घेर लेती है, उसको सुरक्षा कर देती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको उसके इलेक्ट्रिक इंपल्स के कंडक्शन में भी जो है वो हेल्प करती है, ताकि वो इफेक्टिव कंडक्शन कर पाए। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वान सेल्स बोलते हैं। ये स्वान सेल जो होती है, जब जो है वो अपने आप को जो है वो एक्सॉन के साथ लपेट कर एक शीथ बना लेती है, एक कवर बना लेती है, उसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, ये माइलिन शीथ है, ये स्वान सेल दिखाई पड़ रही है। आप देखिए स्वान सेल ही जो है वो अपने आप को लपेट कर एक कवर बना लिया उसने पूरा, उसको हमने माइलिन शीथ कहा। हमने के दो स्वान सेल के बीच में, दो माइलिन शीथ के बीच में एक गैप दिखाई पड़ेगा, उस गैप को हम क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनबियर बोलेंगे। तो ये बेसिकली एक माइलिन शीथ जहां खत्म हुआ, अगला शुरू हुआ, और दो सेल्स के बीच में जो मामूली सा गैप है उसे नोड्स ऑफ रैनबियर कहते हैं हमके। फिर एक्सॉन के सबसे आखिर में हमको कुछ जो है वो उसमें ब्रांचिंग दिखाई पड़ेगी, निचले हिस्से दिखाई पड़ेंगे जिन्हें हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और ये वो हिस्से होते हैं जो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े होंगे, ताकि इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए। ये तो रिले इंफॉर्मेशन है, यहां से उसको, उससे उसको के। तो एक न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन लिया, प्रोसेस किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये इंफॉर्मेशन को अगला न्यूरॉन कैसे लेगा? डेंड्राइट से लेगा। मतलब जो भी कनेक्शन होगा वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में होगा। इसे बोलेंगे हम सिनेप्स बोलेंगे। सिनेप्स पर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सॉन से डेंड्राइट के पास जाएगी, उल्टा नहीं होगा कभी। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन एक्सॉन नहीं लेगा, वो हमेशा इंफॉर्मेशन एक्सॉन से डेंड्राइट के पास जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक्सॉन का टर्मिनल हिस्सा है, ये सीधा मसल पे जाके जुड़ा हो, सीधा मसल्स पे जाके जुड़ा हो, इंफॉर्मेशन सीधा मसल को दे दिया। अब मसल इंफॉर्मेशन लेके क्या करता है, तो पढ़ा हुआ हमने पिछली क्लास में, है ना। ठीक, अब देखो क्या लिखा। अब इसको बेटा हम अच्छे से समझते हैं एक एक चीज को, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना कोई हमको। यहां पे ए न्यूरॉन is a microscopic structure composed of three major part। एक न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें तीन बड़े हिस्से होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड एंड एक्सॉन के। क्लियर? सेल बॉडी है, ठीक है, डेंड्रॉइड है और एक्सॉन के। फिर सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म में आपको टिपिकल सेल ऑर्गेनेल और कुछ आपको ग्रेनुलर बॉडी दिखाई पड़ते हैं, नाम नीसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। ठीक है, देखिए ना, नीसल्स ग्रेन्यूल याद रखना बेटा, इसको पूछा था एग्जाम में, है ना। छोटी छोटी बातें एग्जाम में आती है बेटा, इमेज इंपॉर्टेंट है इसलिए दिखा रहा हूं दोबारा। ठीक है, अब शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेटिवली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ दिस सेल बॉडी। सेल बॉडी से निकले हुए छोटे छोटे फाइबर स्ट्रक्चर जिनमें कि नीसल्स ग्रेन्यूल होते हैं, उन्हें हम डेंड्रॉइड कहते हैं। कि ऐसे फाइबर जो होते हैं ये इंपल्सेस को सेल बॉडी तक, मतलब साइटोन तक इंफॉर्मेशन को ये लेकर आते हैं। ठीक है, एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होता है और ये जो है वो इसके आखिरी सिरे पर ब्रांचिंग हमको देखने मिलती है। ठीक है, फिर क्या देखा, क्या बोल रहा आपसे कि सेल बॉडी में कुछ हमको ब्रांचेस देखने मिल रही हैं। ये बेटा ये है डेंड्रॉइड है, ठीक है, और इनके अंदर डेंड्रॉइड के अंदर नीसल्स ग्रेन्यूल हमको देखने मिलते हैं और ये हमको एक्सॉन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर। ईच ब्रांच
टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। मैंने कहा ना कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन जहां पर खत्म होता है वहां पर दूसरे न्यूरॉन का जो है वो डेंड्राइट या मसल वहां पे हो सकता है, या तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा या न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन होगा, यहाँ पे सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, जो हिस्सा एक्सॉन का जो हिस्सा जो है वो लास्ट में देखिए सिनेप्टिक नॉब दिखाई पड़ रहा है, सिनेप्टिक नॉब के जो हिस्सा नीचे आगे सबसे टर्मिनल हिस्सा आखिरी हिस्सा एक्सॉन का वो जो है वो ब्रांच होता है, और उसमें हमको कुछ फूले हुए हिस्से दिखाई पड़ते हैं जो सिनेप्स बनाने में, जो कि संधि बनाने में, जो जंक्शंस को बनाने में रोल प्ले करते हैं, इन्हें सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक है, क्लियर? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर सिनेप्टिक नॉब दिखाई पड़ते हैं विच पजेस सिनेप्टिक वेसिकल। इनमें, अब इनको सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, इनमें केमिकल्स की थैलियां होती हैं, इन थैलियों में न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, यानी इन सिनेप्टिक नॉब में केमिकल की थैलियां होती है, उनमें जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, उन्हें हम सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। कि सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं बेटा के, और यही न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम, के एक्सॉन नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेके आता है, डेंड्राइट सेल बॉडी तक लेकर आता है। याद रखिए, कहां लेके जाएगा? या तो सिनेप्स पे लेके जाएगा या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, या तो वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सूचना देगा बेटा, तो सिनेप्स बोलेंगे उस जंक्शन को, और यदि मसल पे सीधा जुड़ा होगा तो उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे, मोटर एंड प्लेट बोलेंगे हम। ठीक है, देखिए अब एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर के आधार पर न्यूरॉन तीन तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर के आधार पर न्यूरॉन तीन प्रकार के होते हैं बेटा, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। के मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब है कि जिनमें एक एक्सॉन होता है, याद रखिए एक्सॉन हमेशा एक ही होगा, एक एक्सॉन होगा लेकिन कई सारे डेंड्राइट, दो या दो से अधिक डेंड्राइड होंगे तो उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। और हमारे ब्रेन में अधिकांश सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अधिकांश न्यूरॉन जो है वो मल्टीपोलर होते हैं। बाइपोलर जो है न्यूरॉन क्या होते हैं? इनमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी आंख की रेटिना के जो न्यूरॉन होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? सेल बॉडी होता है और सिर्फ एक्सॉन होता है, उसमें डेंड्राइड नहीं होता है। तो हम क्या बोलते हैं? हमने आपसे कहा यूनिपोलर बोलते हैं, इनमें सेल बॉडी में केवल एक एक्सॉन देखने मिलता है हमको। ऐसा हमको हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, बाद में ही हमको ये देखने नहीं मिलते। क्लियर? फिर जो एक्सॉन है वो दो तरह के हो सकते हैं बेटा, एक जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है और जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है उनमें हम उसको क्या बोलते हैं? उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, और जिनमें नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। माइलिन शीथ बनाने वाली सेल क्या होती है? स्वान सेल होती है बेटा। देखिए दे आर इन्वेलप्ड विथ, स्वान सेल से इन्वेलप होते हैं ये, और ये माइलिन शीथ बनाती है बेटा। ठीक है, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं बेटा। हमके माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल नर्व के, यानी जो नर्व हमारे जो है ब्रेन से निकलती है उन्हें क्रेनियल नर्व। देखो बेटा, जो नर्व हमारे ब्रेन से निकलती है वो क्रेनियल नर्व होती है, और जो हमारी स्पाइन से निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो स्पाइनल नर्व हुई, क्रेनियल नर्व हुई, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बनी होती है। ठीक है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है? इनमें जो है ये, इनमें भी स्वान सेल होती है लेकिन ये उसको शीथ के समान कवर नहीं करती। दे आर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म ए शीथ। मैंने कहा ना स्वान सेल है, जो एक्सॉन है उसके पास में स्वान सेल तो प्रेजेंट होगी लेकिन वो शीथ के समान उसे कवर नहीं करेगी। और ऐसे न्यूरॉन हमको जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखने मिलते हैं। मतलब जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में हमको ऐसे न्यूरॉन जो है वो देखने मिलते हैं जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड होते हैं, और जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है जो हमारे जो है वो हम जिसके मदद जो स्केलेटल मसल तक पहुंचता है बेटा, वहां पे भी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर देखने मिलते हैं। लेकिन जो ब्रेन से क्रेनियल नर्व निकलती है, ब्रेन से निकलती है, उनमें क्या? उनमें माइलिन शीथ हमको देखने मिलती है। ठीक है, फिर कैसे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की नर्व इंपल्स जनरेट कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है ना बेटा, सबसे बड़ा आश्चर्य ये कि नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती, कैसे सूचना आगे जाती है। तो हम बात कर रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होती है। ठीक है, देखो बेटा, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन ए पोलराइज्ड स्टेट। के न्यूरॉन एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं बेटा जो हमेशा
रिस्पॉन्ड करने को तैयार रहती हैं और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है। पोलराइज स्टेट का मतलब है कि मेम्ब्रेन आर ऑलवेज इन चार्ज मोड के, और मेम्ब्रेन चार्ज मोड में इसलिए होती है बेटा कि मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप आ जाता है, जो एक बार में जो है 3 सोडियम को अंदर से बाहर करता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है, मतलब 3 प्लस चार्ज बाहर किए, 2 प्लस चार्ज अंदर लेके आए, हर बार 1 प्लस चार्ज बाहर बढ़ता चला जाता है। अरे कॉमन सेंस की बात है बेटा, हमने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है बेटा, हमने बताया हुआ पहले भी कि जब सेल मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम सिस्टम काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप सिस्टम काम करता है, तो वो 3 सोडियम अंदर से साइटोप्लाज्म से 3 सोडियम को बाहर फेंक देगा और बाहर से 2 पोटेशियम अंदर लेके आएगा, ठीक है, ताकि सेल के अंदर होम्योस्टेटिक कंडीशन बनी रहे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा कि वो 3 सोडियम को बाहर कर रहा है, 3 प्लस बाहर कर रहा है, 2 प्लस अंदर लेके आ रहा है, मतलब हर बार 1 प्लस बाहर बढ़ रहा है, मतलब चार्ज का डिफरेंस बढ़ता रहेगा। और ये चार्ज का डिफरेंस जब 2 पॉइंट के बीच बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जनरेट होता है, और वही इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जो है वो पोलराइज स्टेट कहलाता है। पोलराइज मतलब 2 अलग अलग सिरे बन गए, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड बन चुका है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि कैसे है, मैंने बताया ना कैसे मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स जो है वो न्यूरल मेम्ब्रेन पर डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल पाए जाते हैं, और ये आयन चैनल जो होते हैं वो अलग अलग आयंस के लिए सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें कोट के। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, रेस्टिंग फेज में होता है, तब एक्सोनल मेम्ब्रेन is comparatively more permeable to the potassium ion and less nearly impermeable to the sodium ion के, तब एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो कंपैरेटिवली पोटेशियम आयन के लिए अधिक पारगम होती है, जबकि सोडियम आयन के लिए वो इम्परमेबल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिव चार्ज आयंस प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म के, और इसी प्रकार ये मेम्ब्रेन जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज आयन को भी बाहर नहीं निकलने देती है, मतलब सोडियम को बाहर नहीं निकलने दे रही, और ये बात कर रहे हैं बगैर पंप के, ये बात कर रहे हैं हम नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही है उसको, ठीक है, क्लियर, ठीक। Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium के, हमें पता होना चाहिए सेल के अंदर जो है पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अधिक होता है, और बाहर टिश्यू फ्लूइड में जो है वो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है। अब मेम्ब्रेन क्या बोल रही है कि पोटेशियम आयन बाहर निकल सकता है पर सोडियम आयन बाहर नहीं निकल सकता है, नेगेटिव आयन बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो प्रॉब्लम यह कि पोटेशियम तो बाहर निकल रहा है, जबकि पोटेशियम कायदे में सेल के अंदर अधिक होना चाहिए था। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब बाहर निकले पोटेशियम को पकड़कर अंदर लाना पड़ेगा और बदले में अंदर का सोडियम बाहर करना पड़ेगा। क्या किया उन्होंने, लिखा the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium ion and negatively charged protein and low concentration of sodium ion के। in contrast the fluid outside the axon से बाहर का जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन होता है पोटेशियम आयन का, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है सोडियम आयन का, और इसीलिए एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेब्लिश होता है। तो बट नेचुरल सी बात है कि अंदर से न्यूरॉन के अंदर से पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, सामान्य सी बात है कि न्यूरॉन के अंदर से पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, और मजबूरी ये कि अंदर से नॉर्मली मेम्ब्रेन के आर पार अंदर से सोडियम बाहर नहीं निकल पा रहा है, नेगेटिव आयन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दिस आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप पिक्चर में आया। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, अंदर के 3 सोडियम को बाहर निकाल रहा है, बाहर से 2 पोटेशियम अंदर लेके रख के, मतलब जब वो 2 पोटेशियम अंदर लेके आता है तो अंदर से 3 सोडियम को वो बाहर निकालता है। आपके दिमाग में झट से एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसने 3-3 बराबर क्यों नहीं किया, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसने 3-3 बराबर क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा हमें मालूम है पीरियोडिक टेबल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे डायमीटर बढ़ता रहेगा। तो जो एटम है, जो आयन है, उसका डायमीटर बढ़ाने, सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम बड़ा है, तो वो 2 पोटेशियम लेके अंदर आता है, लेकिन अंदर से 3 सोडियम पकड़ देता है। तो जो साइज है उसका जो आयन चैनल का, उसमें से जब निकलते हैं ये, तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं और 2-3 सोडियम बाहर निकल पाते हैं उसमें से, ठीक है ना, क्लियर, सिंपल सा हमने समझा इसको। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर की सतह पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है और अंदर का सरफेस कंपैरेटिवली नेगेटिव आता है, क्योंकि वो अंदर से 3 प्लस को बाहर निकाल रहे हो, बाहर से 2 प्लस अंदर लेकर रहे हो। मतलब एक बार जब सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है तो उससे
एक प्लस आयन बाहर बढ़ रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप दो आयनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेके आता है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप बेसिकली क्या होता है, एक एंटी पोर्टर पंप होता है। एंटी पोर्टर का मतलब होता है ऐसा पंप जो दो आयन को अपोजिट डायरेक्शन में लेके आता है, ठीक है ना, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल क्यों जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये एक बार में 3 सोडियम 3 प्लस को बाहर निकाल रहा है, 2 प्लस को अंदर लेके आ रहा है, तो एवरी ऑपरेशन में एक प्लस चार्ज बाहर बढ़ रहा है, तो मतलब बाहर प्लस चार्ज आएगा, अंदर नेगेटिव चार्ज होने लगेगा इकट्ठा। धीमे धीमे दोनों सरफेस के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल के। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हम एक वर्ड यूज करते हैं आरएमपी के, हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जब सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है बेटा, बाहर प्लस चार्ज हो गया, अंदर माइनस चार्ज हो गया, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो चुका होता है उसे बोलते हैं हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, इसे हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। You might be curious to know that about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along the axon के। अब आप ये तो समझ गए, आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि मेम्ब्रेन के आर पर इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल कैसे बनता है, कि बाहर की तरफ प्लस चार्ज अंदर माइनस चार्ज कैसे बना, ये हम समझ गए बात को। हमने 3 चीजें दिमाग में रखी, हमने कहा कि नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम आयन अंदर से बाहर निकल सकते थे, सोडियम आयन बाहर नहीं निकल सकते थे, नेगेटिव आयन बाहर नहीं निकल सकते थे, ये नॉर्मल कंडीशन थी। और अंदर चूंकि सोडियम पोटेशियम अधिक था, सोडियम कम था, बाहर सोडियम अधिक था, पोटेशियम कम था, तो अंदर के पोटेशियम बाहर निकल रहे ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उनको पकड़ के वापस अंदर लाना पड़ेगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम बन जाएगी, और इक्विलिब्रियम मतलब काम नहीं हो पाएगा फिर के। तो क्या अंदर लाना था, अंदर लाने के लिए क्या किया, 2 प्लस को अंदर लाए, अंदर से 3 सोडियम को बाहर कर दिया, तो चार्ज डिफरेंस हो गया हर बार, ठीक है। तो ऐसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाए। अब ध्यान से बात सुनिए, व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड टू ए साइट, जब एक जगह पर हम कोई स्टिमुलस को अप्लाई करते हैं, कहां पर, पोलराइज मेम्ब्रेन के, एंड मेम्ब्रेन पोलराइज है, मेम्ब्रेन में कोई मेम्ब्रेन पोलराइज है, इसका मतलब यह कि बोल रहा है आपसे कि आपका मेम्ब्रेन ऐसा है, ठीक है, बाहर प्लस 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 बाहर है, ठीक है, बाहर प्लस प्लस के हमने जो है वो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं मेम्ब्रेन का, ठीक है, ठीक है, ये हमने एक्सॉन लिया, ठीक है, मान लिया हमने। अंदर क्या है, अंदर हमने कहा माइनस 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 के माइनस चार्ज अंदर प्रेजेंट है ना। जहां पे जिस पॉइंट पर आपने जो है वो स्टिमुलस को अप्लाई किया, उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोलरिटी बदल जाती है। वहां पर क्या होता है, वहां पे जो है उस पॉइंट पर क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर जैसे स्टिमुलस मिलता है, तो मेम्ब्रेन के उस पॉइंट पर जो सोडियम आयन के चैनल होते हैं, जो सोडियम आयन चैनल है वो एकदम से खुल जाते हैं, एकदम से खुल जाते हैं, तो झट से सोडियम आयन स्पीड से अंदर आता है। क्या लिखा, when a stimulus is applied to a site of the polarized membrane, the membrane at the site A, मतलब कोई साइट ए है, साइट ए है, उसमें हमने जो है वो अप्लाई किया इसको हमने, तो वहां पर क्या है कि जो है वो मेम्ब्रेन का वो हिस्सा सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमेबल हो गया। देखिए एनसीईआरटी का इमेज लिया हमने कहा, अब सुनो बेटा के, नॉर्मल कंडीशन में क्या था, मेम्ब्रेन के बाहर तरफ प्लस चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था। एक साइट ए है, इस साइट ए पर क्या किया हमने, एक स्टिमुलस आया यहां पे, यहां पर क्या है, यहां पर हमने कहा एक स्टिमुलस को हमने अप्लाई किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, यहां पर जो सोडियम आयन चैनल प्रेजेंट थे, जो नॉर्मली बंद थे, नॉर्मली जो सोडियम आयन चैनल बंद थे वो ओपन हो गए, वो ठीक है, ओपन हुए, तो क्या हो गया, सोडियम आयन अंदर आ गया, सोडियम आयन अंदर आ गया तो अंदर तरफ प्लस चार्ज हो गया, देखो अंदर तो क्या हो गया, अंदर तरफ प्लस चार्ज हो गया, बाहर हो गया माइनस चार्ज। भाई चार्ज तो रिस्पेक्टिव है ना बेटा, चार्ज तो रिस्पेक्टिव है। यदि अंदर, अब कैसे, अब आप कई बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि चार्ज रिस्पेक्टिव है। देखो मेरे सामने एक आदमी आया, उसने बोला कि डॉक्टर जितेंद्र पता है मैं कितना अमीर हूं। मैंने कहा कितना अमीर है भाई? उसने कहा मेरे पास कुल मिलाकर, सब मिलाकर 1 लाख रुपया है मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे क्रेडिट, मेरे डेबिट कार्ड में, सब में 1 लाख रुपया है। मैंने कहा भाई ऐसा है, मेरे पास 5 लाख रुपया है। मान लिया, ठीक है। अभी कौन अमीर? मैं अमीर, ठीक है। उसके पास 1 ही लाख था, मेरे पास 5 लाख है, ठीक है। इतने में
कोई तीसरा मेरा दोस्त आया, बोला और भाई क्या हाल चाल? मैंने बोला बढ़िया। तेरे पास कितना पैसा है? मैंने कहा 5 लाख। बोला मेरे पास तो 10 लाख है। अरे अभी तो मैं अमीर महसूस कर रहा था, अभी एकदम से मैं गरीब महसूस करने लगा हूं। हम दो 10 लाख वाला गया किसके पास? अंबानी जी के पास। बोला अंबानी जी मैं बहुत अमीर आदमी हूं। कितना अमीर है भाई? 10 लाख रुपया है। उन्होंने कहा जी जब मैंने तुमसे पूछा ना कि कितना अमीर है तू, जब मैंने पूछा तुझसे कितना अमीर है तू, 3-4 सेकंड लगा इसमें। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। इतने में 10 लाख रुपए मैंने कमा लिए, समझ गया? इतना अमीर हूं मैं। बातें ही खत्म हो गई भाई। मतलब जो अमीरी गरीबी है ना वो रिस्पेक्टिव वे में हो गई है, समझ गए बात को? तो कहने का मतलब चार्ज डिफरेंस वैसे ही है कि प्लस यदि अधिक अंदर आ गया तो बाहर वाला माइनस कंसीडर कर लोगे, प्लस अधिक बाहर निकल गया तो बाहर वाला प्लस हो गया, अंदर वाला माइनस हो गया। ठीक है ना बात? क्लियर? तो कई बच्चों को एक चार्ज, मैंने कहा ना ये चार्ज के डिफरेंस है बेटा, रिस्पेक्टिव वे में इसके। तो अभी क्या कहा मैंने आपसे कहा अंदर प्लस हो गया बाहर माइनस हो गया। अब बड़ी समस्या हो गई। समस्या ये हो गई भाई कि यहां पर जहां पर स्टिमुलस आया वहां पर सोडियम आयन के चैनल खुल गए, खुले रेपिडली खुले और खुल के बंद भी हो गए। ऐसा नहीं कि खुले ही रह गए, वो कि खुल गया दरवाजा तो खुल गया, नहीं, वो खुलते हैं रैपिडली और तुरंत खुले, स्टिमुलस आया खुले और बंद हो गए। और जितनी देर खुले उतने में अंदर प्लस आयन आ गया। वो तो सोडियम आयन तो बैठा ही था अंदर, दरवाजा खुला कि मैं घुस जाऊं अंदर के, घुस गया। अंदर प्लस बाहर माइनस। अब प्रॉब्लम हुआ। अब यहां पे आ गई फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या बोल रही है कि भैया ऐसा है, ये प्लस माइनस के पास गया, इसको प्लस कर देगा, यहां माइनस हो जाएगा, फिर ये इस प्लस इसके पास गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। मतलब धीमे धीमे क्या बोल रहा है आपसे वो कि ये प्लस यानी क्या होगा कि ये पूरे यानी ये एक प्रकार से क्या बन गया, ये एक प्रकार से ये एक सर्किट बन गया है। अब यानी क्या हो रहा है देखो आप, सर्किट बन गया यानी अंदर प्लस है, बाहर माइनस आ गया अचानक से, तो अंदर का प्लस आगे वाले माइनस के साथ जो है चार्ज आगे बढ़ा तो माइनस उधर हो गया और इधर प्लस आ गया, और ऊपर भी चेंज हो रहा है सर। ऊपर पहले माइनस, पहले प्लस थे सब तरफ, अब ये जब ये स्टिमुलस आया तो ऊपर माइनस हो गया था तो माइनस प्लस होगा। ऐसे तो करंट फ्लो कर गया है ना, एक प्रकार से ये करंट फ्लो कर गया है कि इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको, भाई पीछे छुड़ाओ इससे, नॉर्मल मेम्ब्रेन को सेट करो, पीछे छुड़ाओ इससे। कहां भेज दे इसको? आगे भेज दो, आगे भेज दो, आगे भेज दो, आगे भेज दो। ये बन गया नर्व इंपल्स। वो प्लस चार्ज जंप करता हुआ आगे पहुंच रहा है। वो आई बस में देखिए आप, ये वही लिखा है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपल्स कंडक्शन थ्रू एन एक्सॉन एट पॉइंट ए टू पॉइंट बी के। गौर से देखिए, आपके पॉइंट ए पर स्टिमुलस आया, सोडियम आयन चैनल खुले, अंदर प्लस चार्ज हो गया है। पॉइंट बी पे क्या देख रहे हो आप? देख रहे हो कि अंदर का प्लस, एरो देखिए यहां से, अंदर का प्लस माइनस के पास गया, बाहर का प्लस माइनस के पास गया। तो आप देखिए पूरा का पूरा ये घूम रहा है, यानी बाहर वापस से प्लस स्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा है, अंदर माइनस आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, देखते हैं। This leads to a rapid influx of sodium ion followed by the reversal of the polarity of that side के। मतलब जो A साइड था वहां पर स्टिमुलस आया, वहां पर क्या हुआ, सोडियम आयन चैनल एकदम से खुल गए, अंदर सोडियम आयन आ गया, पोलरिटी रिवर्स हो गई। ठीक है, द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज। मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस नेगेटिव चार्ज हो गया, इनर साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया। The polarity of the membrane at site A is thus reversed and hence called depolarized। उसे क्या बोला हमने? depolarized साइड बोल दिया। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला? हमने कहा ये जो हिस्सा हो गया ये हो गया depolarized हो गया, क्योंकि यहां पे बाहर प्लस आ गया, अंदर माइनस चला, बाहर माइनस आ गया, सॉरी उल्टा बोल दिया, बाहर आ गया माइनस इसमें और अंदर आ गया प्लस, क्योंकि सोडियम आयन अंदर आया ना, अंदर प्लस आ गया इसमें, तो ये depolarized हिस्सा हो गया। और बाकी जो हिस्सा था ये वाला हिस्सा क्या, ये पोलराइज हिस्सा भी। ठीक है ना, देखिए, the electrical potential difference across the plasma membrane is at site A is called action potential के। अब साइट A पर
साइट ए पर अंदर प्लस है बाहर माइनस है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसको बाद में हम क्या जो फाइनली क्या होता है विच इनफैक्ट टर्म्ड एज नर्व इंपल्स, जो कि फाइनली नर्व इंपल्स ही जनरेट करता है, नर्व इंपल्स ही होता है वो। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, एट साइट्स इमीडिएटली अहेड, यानी ए वाला साइड जहां पर अंदर प्लस बाहर माइनस हो गया था, उसके ठीक आगे क्या है, साइड बी प्रेजेंट है। वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर है और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ है के। तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा बेटा, करंट का फ्लो जो है इनर सरफेस पे, करंट का फ्लो ए से बी की ओर होगा, यानी करंट का फ्लो का चार्ज डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो किया कहां, वो साइड ए से साइड बी की ओर करंट जो है वो फ्लो किया। देखिए ध्यान से, है ना, देखो अंदर से हमने क्या कहा, हमने कहा ये करंट यहां पर फ्लो किया, देखिए आप, है ना, करंट फ्लो किया है, ठीक है। और इसी का अपोजिट रिएक्शन बाहर तरफ दिखाई पड़ेगा हमें, जब अंदर का चार्ज बदलोगे आप, पोलरिटी अंदर से आप चेंज करोगे तो बाहर की पोलरिटी तो अपने आप चेंज होनी ना बेटा, वो तो ठीक है, रिस्पेक्टिव है ऊपर नीचे वो तो, ठीक है। देखिए ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड बी टू ए, मतलब अंदर करंट ए से बी जा रहा है और बाहर करंट बी से ए जा रहा है, समझ गए ना, क्योंकि ये तो सर्किट में काम कर रहा है ना बेटा। अंदर का प्लस, ये प्लस इस माइनस के पास आया, ऊपर वाला माइनस उस प्लस के पास गया, तो चार्ज बदल रहा है पर लगातार, ऐसे करंट आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे एक सर्किट बन जाता है पूरा करंट फ्लो का। हैंस द पोलरिटी एट साइट इज रिवर्स, साइट पर पोलरिटी बदल जाती है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो अब बी पे आ गया, एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ गया, अरे साइट ए नॉर्मल हो गया पर साइड बी पर एक्शन पोटेंशियल आ गया आपके। तो इंपल्स कहां से कहां पहुंच गया, इंपल्स साइड ए से साइड बी तक पहुंच गया, और ये सीक्वेंस लगातार एक्सॉन में बना रहता है, लगातार दोहराया जाता है, और इससे करके जो है वो एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता रहता है। क्लियर, अब देखिए ध्यान से, सब्र से देखिए बिल्कुल एकदम बेटा, ठीक है। यानी जो ए साइट है वहां पर स्टिमुलस आया, सोडियम आयन की रैपिड अंदर एंट्री हुई, ये डीपोलराइज हो गया, यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, मतलब अंदर प्लस आ गया, बाहर माइनस चार्ज आ गया, पोलरिटी रिवर्स हो चुकी है यहां पे, तो ये एक्शन पोटेंशियल के। अब अंदर आने के बाद साइड बी जो आगे वाला नॉर्मल साइड था उसके पास एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो गया, यानी करंट फ्लो किया, तो ए से बी यानी अंदर में से जो है वो एक्सॉन के अंदर ए से साइड बी की तरफ करंट गया, और एक्सॉन से बाहर बी से ए की तरफ करंट गया, एक करंट का पूरा सर्किट बन गया है। और ऐसे अब इस समय बी पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल आ चुका है, ए पॉइंट नॉर्मल हो गया, ठीक है, ए पॉइंट नॉर्मल हो जाएगा बेटा, है ना। और अब ऐसे करके इंपल्स लगातार आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। The rise in the stimulus induced permeability of sodium ion is extremely short lived के। जो सोडियम आयन अंदर आया था वो सिर्फ स्टिमुलस देते समय थोड़े समय के लिए अंदर आया था बेटा के, और उसके तुरंत बाद इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमिबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन के। जैसे सोडियम आयन अंदर आता है उसके बाद सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए वापस से पोटेशियम आयन बाहर निकलता है, और सोडियम आयन को जो है परमिबिलिटी बढ़ते हैं तब चार्ज बैलेंस करने की वो कोशिश करता है के। तो जो भी स्टिमुलस होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं देते नर्वस सिस्टम को, वो छोटे समय अवधि के लिए वो इफेक्ट देते हैं, और एक बार इलेक्ट्रिक इंपल्स बनता है तो वो एक्सॉन में आगे ट्रेवल करके पहुंच जाता है डेस्टिनेशन तक विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के छोटे से हिस्से में। पोटेशियम आयन डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर निकल आता है, रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि देखो सारा खेल तो चार्ज का था ना, कौन सा आयन है ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है चार्ज। तो पोटेशियम आयन जो है वो तेजी से बाहर निकलता है, बोलता है भैया बाहर प्लस कर दो, अंदर माइनस रहने दो, वो नॉर्मल कंडीशन थी, तो नॉर्मल कंडीशन को वो तैयार करता है, फिर से मेम्ब्रेन को तैयार करता है कि आगे फिर से कोई यदि स्टिमुलस आएगा तो मेम्ब्रेन उसको रिसीव कर पाएगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो नर्वस सिस्टम एक बार काम करके अगली बार काम ही नहीं करेगा, वो समझ रहे बात। यानी जो पोलराइज था वो डीपोलराइज हुआ, उसको रीपोलराइज करना पड़ेगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन को स्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अगला स्टिमुलस ले सके। अब ये तो बात की हमने कि किस प्रकार से जो है वो नर्व इंपल्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है इसमें। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस की, बात करते हैं कि जो नर्व इंपल्स है उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है बेटा के। तो मैंने आपको बताया बेटा कि जो है याद रखिए, यानी जो ट्रांसमिशन होता है बेटा, तो अब इसमें कई तरीके होते हैं इसमें। नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन में जो है वो हमें मालूम है, नर्व टू नर्व जाना है तो आपको जो है क्या जरूरत पड़ेगी, आपको सिनेप्स, आपको नर्व को जोड़ना पड़ेगा ताकि यहां का एक्शन पोटेंशियल अगली नर्व को भी मिल सके, ठीक है ना। देखिए A nerve impulse is transmitted from one neuron to another
थ्रू द जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स, उन जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। देखिए आपको इमेज में दिखाई पड़ रहा है, एक नर्व की इंपल्स को दूसरी नर्व कर ले रहा है, ठीक है ना। जब आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो ना, तब भी ये हो रहा है, ठीक है। ईयर्स भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन तक, ठीक है। ए सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ ए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एक सिनेप्स बनता है बेटा। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मतलब वो न्यूरॉन जिसका एक्सॉन इंफॉर्मेशन को लेके आया हुआ है सिनेप्स के पहले। जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रहेगा उसका हमेशा एक्सॉन का टर्मिनल नॉब, सिनेप्टिक नॉब वहां पर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो। क्लियर? पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। वो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से जुड़ता है और यहां पर एक गैप होता है, एक जो है जगह होती है जहां पे दोनों न्यूरॉन जुड़ते हैं, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। ये इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहता है, इसे हम सिनेप्स कहते हैं बेटा जॉइंट को हम, और यहां पर गैप देखने मिलता है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो बेटा, ये मैंने आपसे कहा कि यदि ये मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन लेकर आया है, ये इंफॉर्मेशन आगे लेके जा रहा है, ये क्या है, ये सिनेप्स वाला हिस्सा है, ठीक है। और जो आप क्या बीच में जगह देख रहे हो वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ना। सिनेप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिक सिनेप्स होते हैं, दूसरे केमिकल सिनेप्स होते हैं। आप देखो बेटा, जैसे हम देखें, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है हमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट दिखाई पड़ रहा है हमको, है ना। और ये वो केमिकल है बेटा, ये सिनेप्टिक वेसाइकल के, ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स है जो सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिनेप्टिक वेसाइकल से रिलीज होते हैं, ठीक है। सिनेप्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज, के इतने क्लोज होती है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होती है वो सीधा ट्रांसमिट, यहां पे कोई केमिकल, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत है ही नहीं है। दोनों करंट इतने पास पास में है कि यहां का करंट यहां पर पहुंच जाता है, जो एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन के पास है वो अगले न्यूरॉन पे डायरेक्ट सीधा ट्रांसफर कर जाता है। ये इलेक्ट्रिक सिनेप्स होते हैं। हमारी बॉडी में ये रेयरली देखने नहीं मिलते, रेयर होते हैं, ठीक है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर, सीधा पहुंच जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिक सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द इंपल्स कंडक्शन along ए सिंगल एक्सॉन, उसी के समान है। इतने पास होते हैं कि वो एक सिंगल एक्सॉन के समान ही बिहेव करते हैं। इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स, इंपल्स का ट्रांसमिशन भी फास्ट होता है क्योंकि सीधा इलेक्ट्रिक जो है वो सिस्टम, सीधा इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन डायरेक्ट जो है वो एंड एक्शन पोटेंशियल सीधा दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। कोई न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं है, कोई सिनेप्टिक वेसाइकल इन्वॉल्व नहीं है, सीधा करंट वहां पहुंच रहा है तो फास्ट होगा। हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में ये रेयर होते हैं ये न्यूरॉन, ठीक है। सिनेप्स रेयर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रेयर होते हैं। जब हम केमिकल सिनेप्स की बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहां पर क्या देख रहे हो आप, यहां पर एक न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेकर आया, मैंने कहा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो लेकर आया है, उसके लास्ट में जो सिनेप्टिक नॉब होता है, जो एक्सॉन का टर्मिनल हिस्सा होता है, बल्ब के समान दिखाई पड़ता है, सिनेप्टिक नॉब जो होता है उसके पास सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, वेसाइकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। ये इन वेसाइकल को से इलेक्ट्रिक इंपल्स वहां पहुंचा, इसने वेसाइकल रिलीज किए, वेसाइकल ने वहां पे केमिकल छोड़ दिया, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो अगले न्यूरॉन के पास जाकर जुड़ते हैं। अब सुनिए बात, जिस न्यूरॉन ने जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ने जो न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ा है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कि क्या केमिकल है पहचानने वाले रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर होते हैं। ये उल्टा नहीं होता है ना, इसीलिए डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही दिशा में जाएगा, लौट कर नहीं आएगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लौटने वाले जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके पास तो न्यूरोट्रांसमीटर है ही, वो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर नहीं होते हैं, रिसेप्टर नीचे वाले के पास होते हैं, तो सूचना उसके पास चलेगी। जैसे ही रिसेप्टर ने केमिकल रिसीव किया, उनके अंदर स्टिमुलस आ गया, केमिकल स्टिमुलस आ गया, अब करंट वहां बन गया, वहां से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ गई है, ठीक है। क्या लिखा है, द Members of the pre and post synaptic neuron are separated by a fluid filled space called synaptic cleft, के एक लिक्विड से भरी जगह होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, वहां पर जो दोनों मेम्ब्रेन मिलती है, ठीक है। डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, कैसे इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करते हैं, अभी हमने बात किया बेटा इसके बारे में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज के
आप देख रहे हो कि एक्सॉन का टर्मिनल सिनेप्टिक नॉब देख रहे हो बेटा, सिनेप्टिक वेसिकल दिखाई पड़ रहे हैं। ये सिनेप्टिक वेसिकल क्या करेंगे बेटा, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे। इन न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास में होंगे, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और इलेक्ट्रिक इंपल्स अगले न्यूरॉन में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of impulses at these synapses के इन synapse में जो impulses के transmission में जो chemical involve होते हैं उन्हें हम neurotransmitter कहते हैं बेटा। जैसे acetylcholine neurotransmitter होता है, serotonin neurotransmitter होता है बेटा के। तो axon terminal जो होते हैं उनमें vesicles होते हैं जिन्हें हम synaptic vesicle कहते हैं बेटा, और वो vesicle जो होते हैं वो chemical को रिलीज करते हैं, उनमें ये neurotransmitter भरे होते हैं। ठीक है, When an impulse, जब कोई एक इंपल्स जो है वो एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंचता है, एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंचता है, तो वो स्टिमुलेट करता है सिनेप्टिक वेसिकल्स को और ये मेम्ब्रेन पर जाकर फ्यूज करते हैं और अपने केमिकल को बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर? देखिए आप, दिखाई पड़ रहा है इमेज में। The released neurotransmitter bind to their specific receptor, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके जुड़ते हैं बेटा, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं। और याद रखिएगा बेटा, इस बाइंडिंग से क्या होता है, जैसे ये जुड़ते हैं उससे आयन चैनल ओपन होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो मैंने कहा ना आपसे, स्टिमुलस के समान काम करता है ये, और नया एक्शन पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी दोनों प्रकार के होते हैं, एंड ये कोई किसी चीज को किसी एक्टिविटी को बढ़ाने वाले, कम करने वाले हो सकते हैं, और ये किसी नर्वस सिस्टम को जो देखो बनेगा तो हमेशा एक्शन पोटेंशियल ही बनेगा, पर ये एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी दोनों प्रकार का ये हो सकता है। ठीक है, अब ये तो बात किया हमने कि हमारे जो है वो न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल को ट्रांसफर कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, कि भाई सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, देखते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे किसी, आप देख रहे हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बाकी जो नर्व निकली हुई है बेटा वो क्या है, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। ठीक है, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, it control the voluntary movement, balance of the body, functioning of the vital involuntary organ, lungs, heart। देखा ना, रेस्पिरेटरी सेंटर, हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला सेंटर, ठीक है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने वाला सेंटर, पोन्स में, मेडुला में पढ़ा था ना मिट के, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है ना। ठीक है, ठीक, तो ये सारे सेंटर कहाँ होते हैं, हमको भूख लगती है उसके लिए हम हंगर सेंटर हुआ, तो बहुत सारे सेंटर ऐसे होते हैं भाई बॉडी में जो कहीं ना कहीं जो है वो ब्रेन में कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, और कुछ एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में होती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स की बात की हमने, ये बैलेंस ऑफ बॉडी की बात की हमने, और वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन की फंक्शनिंग है उन सब का कंट्रोल, टेम्परेचर का रेगुलेशन बॉडी का, भूख का लगना, प्यास का लगना, के जो है हमारी एक सोने जगने की जो हैबिट है, सर्केडियन रिदम बॉडी का जो होता है उसका। ठीक है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी, ह्यूमन बिहेवियर, वो सब कुछ जो है ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट के, जो भी हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो हमारी याददाश्त है, जो हमारा बुद्धिमत्ता है, जो हमारे इमोशंस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो सब कुछ ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर होता है। स्कल में कितनी बोन होती है हम ऑलरेडी पढ़े हुए बेटा यहाँ पे के। ठीक है, तो स्कल के अंदर क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन जो होता है, स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है उसकी बाकायदा बेहतर कवरिंग होती है, बेहतर प्रकार से कवरिंग होती है। इसमें 3 लेयर होती है कि, और इन कवरिंग को हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं कि सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम ड्यूरामेटर। ठीक है, बीच वाली लेयर को बोलते हैं हम एरेक्नॉइड, और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम पायामेटर के। तो पायामेटर इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, और ड्यूरामेटर जो होता है वो बेसिकली स्कल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है वो। ठीक है ना, बीच वाली लेयर होती है एरेक्नॉइड होती है बेटा, याद रखिएगा। जब इन मेनिंजेस में स्वेलिंग आती है, जब किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इन मेनिंजेस में स्वेलिंग आती है तो बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के ये क्या है बेटा, ये वो बीमारी, इसमें मेनिंजेस के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है ना, ब्रेन जो होता है हमारा उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के। हमारे ह्यूमन ब्रेन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हिंड ब्रेन। ठीक है, देखिए ध्यान से, फोर ब्रेन देखिए आप। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल किया आपने, फोर ब्रेन में हमने क्या शामिल किया, आप देखिए इसमें फोर ब्रेन में हमने क्या शामिल किया है, हमने शामिल किया हुआ है इसमें सेरिब्रम को, सेरिब्रम को शामिल किया हमने।
ठीक है। हमने शामिल किया है थैलेमस को, हमने शामिल किया है हाइपोथैलेमस को शामिल किया मिनट के, फोर ब्रेन इंपॉर्टेंट के, सेरिब्रम, थैलेमस। सेरिब्रम जो होता है बेसिकली जो है वो उभरा हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले हिस्से की बात करें, दो हिस्सों में बटा लेफ्ट एंड राइट, दोनों हेमिस्फीयर को हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो 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 क्रॉस बैंड होता है, कनेक्शन होता है, उसे हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। कार्पस कैलोसम जो होता है बेटा ये मैमल्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कार्पस कैलोसम मैमल्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। फिर आपके मिड ब्रेन, मिड ब्रेन दिखाई पड़ रहा है हमें, मिड ब्रेन वाला हिस्सा देखिए आप लेवल क्या और के, और हिंड ब्रेन में क्या आप देखिए, मिड ब्रेन दिखाई, हिंड ब्रेन में बेटा क्या दिखाई पड़ा आपको, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला आपको दिखाई पड़ रहा है कहां पे, हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में शामिल होता है पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला शामिल होता है बेटा, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए पहले बात करते हैं बेटा हम फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीन को बेटा हमने शामिल किया है, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं फोर ब्रेन को बनाते हैं, ठीक है ना बेटा। ये फोर ब्रेन वाला हिस्सा है, ठीक है, क्लियर। सेरिब्रम जो होता है इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट सेरिब्रम आता है, और इसमें एक बीच में डीप क्लेफ्ट होता है बेटा, जो सेरिब्रम को दो हिस्सों में लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो है वो डिवाइड करता है, और दोनों हेमिस्फीयर आपस में कार्पस कैलोसम से कनेक्टेड होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाली जो सेल्स की जो लेयर होती है उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें हमको कई सारे फोल्ड देखने मिलते हैं बेटा, इन फोल्ड को हम गायराई और सल्काई कहते हैं, कि ये फोल्ड गायराई और सल्काई कहलाते हैं, कि इनको हम जो है वो गायराई एंड सल्काई कहते हैं, कि फोल्ड होते हैं ऐसे ब्रेन में, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है बेटा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेइश अपीयरेंस का हमें दिखाई पड़ता है, ये ग्रे मैटर कहलाता है, ग्रेइश अपीयरेंस का हमें ये दिखाई पड़ता है, ठीक। यहाँ पे जो न्यूरॉन सेल बॉडी होती है वो इसको कलर देती है, याद रखिएगा बेटा, ठीक। ग्रे मैटर मतलब ये कि यहां पर साइटोन इकट्ठे हैं, देखो व्हाइट मैटर वाले हिस्से में क्या होता है, माइलेटेड न्यूरॉन दिखाई पड़ते हैं आपको, तो ये एक्सॉन अधिक होते हैं, तो यहां पर क्या होता है बेसिकली, यहां पर डिस्टिव सेंटर तो पूरे साइटोन यहां पर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूरॉन का कलर हमको क्या ग्रेइश टाइप का हमें दिखाई देता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम क्या ग्रे मैटर भी कहते हैं बेटा, यहाँ पे ग्रेइश अपीयरेंस का होता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है बेटा, मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है, ठीक है, और कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जो हमारे जो ना तो सेंसरी है ना मोटर है, पर कई वाइटल फंक्शन के लिए वो इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं इनको हम, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया होता है, मोटर एरिया का मतलब ये वो एरिया होता है जहां से जो नर्व निकलेंगे तो वो मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, ठीक है, मोटर नर्व। और सेंसरी एरिया मतलब जहां पर इंफॉर्मेशन आएगा और जहां से निकलेगा वो वहां पे मोटर एरिया बोलते हैं। कुछ एरिया ऐसा होता है जो दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, उसको एसोसिएशन एरिया कहते हैं। मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इंटर सेंसरी एसोसिएशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ठीक है। देखिए फाइबर्स ऑफ दिस ट्रैक्ट आर कवर्ड बाय विद माइलिन ट्रैक्ट के, तो हमने क्या कहा कि यहाँ जो है वो इस ट्रैक यानी जो ट्रैक्ट होता है इसके एसोसिएशन ट्रैक्ट की बात करें तो हमने क्या कहा, ये माइलिन शीट से घिरे होते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मतलब कहने का मतलब ये बेटा कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो बेसिकली वहां पर हमको माइलिन शीट वाले फाइबर अधिक देखने मिलते हैं हमको बेटा यहाँ पे के, और ये हमको जो है वो व्हाइट मैटर कहता है, ये व्हाइटिश अपीयरेंस, माइलिन शीट होगा, एक्सॉन लेयर होगा, तो ये व्हाइट अपीयरेंस का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो हमारे सेरिब्रम में क्या है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बाहरी हिस्सा होता है बेटा वो क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो सेरिब्रम का बाहरी हिस्सा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा है वो ग्रे मैटर है, और अंदर वाला हिस्सा क्या होता है इसका व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, ठीक। अब हम देख रहे हैं बेटा थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाले हिस्से को देख रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, सेरिब्रम एक स्ट्रक्चर को घेरता है जिसे थैलेमस कहते हैं, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं, ये वो सेंटर होते हैं जहां पर यदि डैमेज होता है तो व्यक्ति की जो है इमीडिएटली ब्रेन डेथ हो जाती है। तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो होता है ये जो है वो जो है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस होता है, जो थैलेमस के नीचे होता है, थैलेमस से नीचे इसलिए हाइपोथैलेमस कहते हैं। याद रखिएगा कि थैलेमस जो होता है ये कई वाइटल आपकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, कई एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा होता है। थैलेमस डैमेज हो गया तो व्यक्ति नॉर्मल सांस नहीं ले पाएगा, उसको जो इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, डायफ्राम कॉन्टेक्ट होगा, कॉस्टल मसल्स का एक्ट करेंगे, वो सब नहीं कर पाएगा, ठीक है।
The hypothalamus contains a number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking. हाइपोथैलेमस में कई ऐसे सेंटर होते हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, आपके सटाइटी सेंटर को, भूख लगने को, हंगर सेंटर को के उसको, आपकी ऑस्मोलिटी को भी चेक करते हैं वो, इसलिए आपको प्यास लगती है. इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो कि जो है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को बनाने वाला, एंड जो हाइपोथैलेमस होता है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन आता है, मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है. ठीक है ना. तो कई हार्मोन ऐसे निकलते हैं जो एंटीयर पिट्यूटरी को जो है वो अफेक्ट करते हैं. उसके बाद फिर पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है. कुछ हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट में डायरेक्ट चले जाते हैं और वे सीधे एडीए, जैसे वासोप्रेसिन की बात करें तो ऐसे हार्मोन्स को वो डायरेक्टली वो बनाकर रिलीज करता है. तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट भी हार्मोन्स को बनाता है, कि डायरेक्ट हार्मोन्स को भी वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू कंट्रोल भी करता है. ठीक है. फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के यदि हम बात करें, यहां पे हम कहें कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर. देखो हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके अंदरूनी भाग की बात करें, हम एसोसिएशन सेंटर की बात करें जो अंदर प्रेजेंट है ब्रेन के, एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सेरिब्रम वाला जो हमारा फोर ब्रेन का हिस्सा है उसमें अंदर कई हिस्से प्रेजेंट है. तो कई डीप सीटेड अंदरूनी जो हिस्से होते हैं उनमें होता है एमेगडेला, हिप्पोकैम्पस के, ये बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम, ये बनाते हैं लिम्बिक, और ये लिम्बिक सिस्टम ही जो है ना वो लव के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. एंड ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये इमोशंस के लिए, लव के लिए, घृणा के लिए, सब थे, लव हुआ, हेट हुआ, सारा फीलिंग इसी से आता है, एमेगडाला और हिप्पोकैम्पस से. ठीक है. देखिए along with hypothalamus it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन के, ये सब कुछ है जो आपका एमेगडेला और हिप्पोकैम्पस से जो लिम्बिक सिस्टम को बनाता है. लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर जो है वो रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशनल रिएक्शंस को, ठीक है ना, और मोटिवेशन को. जो मोटिवेटिंग बातें हमको अच्छी लगती है ना, बेसिकली ब्रेन के इस हिस्से तक पहुंचती है वो. ठीक है. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, कि मिड ब्रेन कौन सा हिस्सा होता है, क्या होता है, क्या खास बात है मिड ब्रेन में. देखो बेटा, ये देखा फोर ब्रेन हमने, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कार्पस कैलोसम. लेवलिंग नहीं भूलना है बेटा, कार्पस कैलोसम का लेवलिंग एग्जाम में आएगा. ठीक है. फिर जो मिड ब्रेन वाला हिस्सा, मिड ब्रेन के बाद क्या दिखाई पड़ा आपको, हिंड ब्रेन वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको. देखिए अब क्या लिखा मिड ब्रेन में, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड द पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन के. एंड मिड ब्रेन वो हिस्सा है जो थैलेमस या हाइपोथैलेमस के बाद से जो पोन्स वाला हिस्सा हिंड ब्रेन का उसके बीच में प्रेजेंट है. यहां पर एक कैनाल दिखाई पड़ती है, उसे हम सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के. एंड सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहां पाई जाती है, ब्रेन के किस हिस्से में सेरिब्रल एक्वाडक्ट देखने मिलती है, वो मिड ब्रेन वाले हिस्से में आपको देखने मिलती है. मिड ब्रेन जो होता है उसके डॉर्सल पोर्शन में, के मैंने कहा ना ये वेंट्रल हो गया, ये डॉर्सल पोर्शन में क्या होता है, हमको चार ऐसे फूली हुई स्वेलिंग दिखाई पड़ती है, चार ऐसे लोब दिखाई पड़ते हैं हमें, इन्हें बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं. तो याद रखना बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध जो है वो ब्रेन के किस हिस्से से होता है, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध जो है ब्रेन के मिड ब्रेन वाले हिस्से से होता है बेटा. सेरिब्रल एक्वाडक्ट का कनेक्शन किस हिस्से से होता है, तो मिड ब्रेन वाले हिस्से से होता है बेटा. के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है हमारे विजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. ठीक है. देन बात करते हैं हिंड ब्रेन की. हिंड ब्रेन में जो है वो तीन हिस्से इन्वॉल्व है बेटा, ये पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला. ये हिंड ब्रेन को आते हैं कि पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला. के ठीक. पोन्स जो होता है उसमें वे फाइबर ट्रैक्ट होते हैं बेटा जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को आपस में कनेक्ट करते हैं. पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के अलग अलग हिस्से को जो है वो जोड़ने वाला हिस्सा, जहां पर कई तरह के फाइबर आकर जुड़ते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, वो हिस्सा होता है पोन्स. के सेरिबेलम जो होता है ये भी एक प्रकार से जो है वो ऐसा जो ब्रेन हमारा सेरिब्रम है उसी के समान दिखने वाला हिस्सा होता है. इसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं. गुस्सा करने में भी हेल्प करता है. कहना है ये जो एनिमल बिहेवियर होता है ना वो बहुत सारा इसके अंदर होता है. जो बॉडी का नॉर्मल कोऑर्डिनेशन जो होता है ना वो भी सेरिबेलम करता है. नॉर्मल हम चलते में गिरते नहीं है, लड़खाते नहीं है, मैनेज कर पाते अपने आप को, ये सेरिबेलम करता है. सेरिबेलम जो होता है ये
इसमें जो है वो ये भी सरफेस पे कॉन्वोल्यूटेड सरफेस दिखाई पड़ता है ऐसे बेटा, और यहां पे कई सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं सेरिबेलम वाले हिस्से के, जो अब देखो बेटा एक बात याद रखें, सेरिबेलम में हमको एक जो है वो हम कहते हैं सेरिबेलम जो है बॉडी के कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम आगे बात करेंगे इसके। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड विद टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन का जो मेडुला वाला हिस्सा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट करता है के। मेडुला में वो सेंटर होते हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं, तो मेडुला में वो सेंटर पाए जाते हैं बेटा। क्लियर? ठीक है, देखिए 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, 3 मुख्य हिस्से जो है ब्रेन स्टेम को आते हैं, वेरी वेरी के मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा के, याद रखना ये तीनों हिस्से एकदम जुड़े हुए समझ में आते हैं हमको। तो ब्रेन स्टेम का मतलब ये देखो, आप इमेज में दिखाई पड़ रहा है ब्रेन स्टेम, कि जहां पर ऐसा मान लेते हैं आपकी पूरा ब्रेन इसके चारों तरफ लगाओ, यानी पूरा, जैसे आइसक्रीम कैंडी होती है, हम देखते हैं ये एक स्टिक है और इसमें ये आइसक्रीम लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये जो मेन हिस्सा है जिस पे जुड़ा हुआ है वो हमने क्या बोला, हमने इसको स्टेम बोला। तो ब्रेन स्टेम जो है वो ऐसा हिस्सा है जहां पे बाकी सेरिबेलम और सेरिबेलम पार्ट हमको जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा से बना होता है कि ब्रेन स्टेम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन होता है। ब्रेन स्टेम जो है इट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो ब्रेन स्टेम में क्या आ गया बेटा, आपका जो है वो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला के, ये आपके कहां गए बेटा, ब्रेन स्टेम में शामिल होते हैं। क्लियर? ठीक है ना, ठीक। और देखो सेरिबेलम को गौर से देखो, सेरिबेलम को गौर से देखो आप, सेरिबेलम दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सेरिबेलम का हिस्सा है, इसमें आपको ऐसा ट्री समान, आपको ट्री के समान ब्रांचेस दिखाई पड़ रही हैं, इसे बोलते हैं अर्बोरबिटी बोलते हैं, ठीक, ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं इसको, अर्बोरबिटी। तो अर्बोरबिटी का संबंध किससे होता है बेटा, सेरिबेलम से होता है, ठीक है। ट्री के समान दिखाई पड़ रहा है अंदर, ब्रांचिंग ट्री के समान दिखाई पड़ रही है अंदर इसमें। क्लियर? चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वहां हम बात करेंगे बेटा, आगे हम जो है स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे और हम सेंस ऑर्गन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है जल्दी किया हमने, पूरा एनसीईआरटी के एक पॉइंट वाइज किया हमने बेटा, समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तब भी मैं आपको बोलूं बेटा, कोई हिस्से में डाउट होता है तो प्लीज उससे जुड़ा हुआ रेगुलर लेक्चर जरूर देख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट दिमाग में मत रखिए उसको, क्योंकि देखो ऐसा ये रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है ना। इसमें हम बोले कि हम एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से A से Z तक लेके जाए तो वो मुश्किल है बेटा, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी पूरा फॉलो किया, लेकिन बीच में बहुत सारी चीजें थी इसमें जो अभी डिस्कस यहाँ पर नहीं किया हमने, तो रेगुलर क्लासेस में है बेटा, तो कोई दिक्कत हो तो वहां देख लें। साल भर जो बच्चे पढ़े उन्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रिवीजन होगा एक प्रकार से। लेकिन जो बच्चे सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं ना, तो बेटा मैं कह दूं आपको कि 90%, 99% क्वेश्चन जो पढ़ाया इसी में से आएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कई बार हमको वहां जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।